हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है बच्चों? किसी भी देश के अंदर ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जब ये कोशिश करें कि कितना फॉरेन करेंसी बाहर जाए और कितना आए, ये कंट्रोल जब इनके हाथ में होता है या इसको लेके ये जब नियम बनाते हैं बच्चों, इसे एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमारे भारत में क्या होता है कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, चीजों को, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब हम बेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे भारत में एक फॉरेन से करेंसी आती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं बेटा तो फॉरेन से करेंसी, मतलब हमारे देश से फॉरेन की करेंसी बाहर जाती है। सर ये फॉरेन करेंसी क्या है? सर बेटा जो हम डॉलर कमाए हुए हैं, जो हम यूरो कमाए हुए हैं, जो हमारे देश में युआन है, जो हमारे देश में रेमबीबी है, रियाल है, ये सब फॉरेन करेंसी। बेटा जिस देश के अंदर फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व ज्यादा होता है वो देश उतना ही मजबूत माना जाता है। आपको एक बात बताएं, लंका में, श्रीलंका में बेटा क्या हुआ था 2023 में या 22-23 में, उनकी फॉरेन रिजर्व्स बेटा घट गई थी, जिससे उस देश में क्राइसिस आ गई थी, मंदी आ गई थी। देख रहे थे आप, श्रीलंका बहुत तबाह हो गया था। तो हमारे भारत में भी या किसी भी देश के अंदर बेटा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और उस देश की सेंट्रल बैंक, जैसे अपने देश में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, ये बेटा ये रूल बनाए कि कितना पैसा भारत के बाहर जाएगा, किस इंपोर्ट पे पैसा खर्च करना है, किस इंपोर्ट पे फॉरेन करेंसी देनी है, किस इंपोर्ट्स पे नहीं देनी है, या किस एक्सपोर्ट पे जो है पैसा बाहर, भारत के बाहर आना चाहिए, कौन सा करेंसी हमारे देश में ज्यादा इनफ्लो करे फॉरेन की, कौन सी आउटफ्लो ज्यादा करे। ये जो कंट्रोल बेटा ये लोग करते हैं, इसी को एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। समझ में आई बात? तो एक्सचेंज कंट्रोल क्या हुआ बेटा? जो फॉरेन रिजर्व्स होता है हमारे देश के अंदर, वो कितना बाहर जाए, कितना बाहर आए, किस किस सेक्टर में कितना जाए, ये सारा का सारा कंट्रोल बेटा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक उनके हाथों में होता है, इसी को एक्सचेंज का कंट्रोल कहते हैं। बात आती है कि सर अब मीनिंग में बताइए बेटा, जब हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की सेलिंग और बाइंग, कितना बेचा जाए कितना खरीदा जाए, ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। इसे कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल किया जा रहा है। इसको लेके कि समय समय पर बेटा हमारे देश में नियम कानून बनते रहते हैं। 1991 में बच्चों हमारे भारत में भी क्राइसिस आने वाली थी, जब मनमोहन सरकार थी, उस समय भी फॉरेन रिजर्व्स घट गया था। उसी के बाद से एक्सचेंज कंट्रोल हमारा और अच्छा हुआ। हमारे उसी के बाद एलपीजी मॉडल आया, खैर वो बात यहां नहीं, लेकिन एक्सचेंज कंट्रोल तब से और हम लोग फॉलो करने लगे, क्योंकि हमारे भारत में कितना पैसा बाहर से आ रहा है वो, और फिर कैसे बाहर जाएगा, किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, या तो इंपोर्ट के माध्यम जाएगा, या तो एक्सपोर्ट के माध्यम जाएगा, तो एफडीआई के माध्यम जाएगा, या तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम जाएगा। तो कैसे हमारे देश के अंदर का पैसा जो जमा किया गया है विदेशी रुपया के रूप में, विदेशी मुद्राओं के रूप में, वो बाहर कितना जाएगा, कितना खर्च किया जाए, ये सब परमिशन वगैरह जब आपको आरबीआई से लेना पड़ता है या आरबीआई इसको लेके रूल बनाती है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल किया गया है। अब समझ में आई बात? चलिए एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, अब आप यहां तक आ ही गए बेटा, तो जरा अपने हिमांशु सर के चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना बेटा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। एक्सचेंज कंट्रोल की मीनिंग क्या है? एक्सचेंज कंट्रोल मींस द गवर्नमेंट कंट्रोल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड टू मैनेज अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। बेटा हमारे देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करने के लिए ना बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो सेंट्रल बैंक है बेटा, वो जो नियम बनाती है, वो कंट्रोल करती है कि कैसे कितना विदेशी मुद्राएं, कितना फॉरेन करेंसी को खरीदा जाए, कितना बेचा जाए, मतलब कितना बाहर जाए कितना अंदर आए। इसी को कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, अगर हमारे देश से आप खुद सपोज करो कि फॉरेन रिजर्व्स बाहर चला जाए, जो पैसा हम विदेश से कमा के डॉलर यूरो में सब ला के जमा किए हैं बाहर चला जाए, तो हमारे रुपए की वैल्यू गिर जाएगी ना। तो कोई देश हमको इंपोर्ट करने पर हमारे पैसे लेता है, तो हम बेटा इंपोर्ट्स भी नहीं कर पाएंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी, ना हमें कोई टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन रिजर्व्स है नहीं। सर हम अपने रुपए से ट्रेड नहीं कर सकते। बेटा आपका रुपया तो बहुत नीचे गिर गया है, वैल्यू बहुत गिर गई, तो कौन आपको देगा आपके रुपए से? लोग दूसरे देश की करेंसी, डॉलर, यूरो, येन, जिसकी वैल्यू होती है उसको मांगते। अगर आपके देश में ये पैसा जमा है और ये फालतू में बाहर जाने लगे, तो इससे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी और देश के आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाता है। अब समझ में आई बात? चलिए देखते हैं बेटा, एक्सचेंज कंट्रोल को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई
इंडियन है, कोई इंडियन व्यापारी है, इंडिया का है, और वो चाइना से गुड्स मंगा रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में। बेटा जब इंपोर्ट कर रहा है, सामान खरीद रहा है, तो चाइना को पैसा देगा। अब चाइना रुपया तो लेगी नहीं इंडिया की, बहुत, क्योंकि चाइना के करेंसी की वैल्यू आपसे बहुत ज्यादा, 11-12 रुपया आपके इंडियन रुपीज के बराबर उनकी। मान लो ये कह रहे हैं कि हमको येन में दे दो, येन, या हमको डॉलर में पेमेंट कर दो। तो बेटा इंडिया में जो पैसा जमा हुआ है फॉरेन करेंसी के रूप में, फॉरेन रिजर्व्स के रूप में, या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, बेटा ये पैसा अब इंडिया का व्यापारी कहां से लाएगा? मान लो बैंकों से मांगेगा, भैया हमसे रुपया ले लो, हमको ये दे दो, हम इनको पेमेंट कर दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के व्यापारी को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने कह रखा है कि भैया कोई भी फॉरेन करेंसी का आप काम करोगे, जो हमारे देश से बाहर ले जा रहे हो, जो पैसा जमा है फॉरेन रिजर्व के रूप में, तो आप हमारे परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते हो। तो बेटा अब इनको परमिशन लेना पड़ेगा। यही परमिशन लेना ही एक्सचेंज कंट्रोल बन गया। अगर ऐसा कंट्रोल ना होता आरबीआई का, तो क्या ये पैसा बाहर जाता? बिल्कुल चला जाता, फ्री होकर के ये दे आते। इसीलिए बिना आरबीआई के परमिशन के आप ले नहीं जा पा रहे हैं। इसी को कहते हैं कंट्रोल किया है आरबीआई ने एक्सचेंज को। समझ में आई बात? एक्सचेंज कंट्रोल बेटा अगर ना होना तो आपके रुपए की वैल्यू बहुत गिर जाएगी। इसीलिए हमारी भारत में एक लॉ बनाया गया है फेमा, हम आगे बताएंगे, इस पर थोड़ा सा जिक्र होगा, लास्ट में है ये। फेमा के अकॉर्डिंग ही मैनेज होता हमारे भारत की करेंसी, एक्सचेंज कंट्रोल वगैरह सब। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया अभी कि एक्सचेंज कंट्रोल क्या है। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब होता है सर हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी है, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, उनको मैनेज करके रखना ताकि वो बहुत ज्यादा देश के बाहर ना जाए। वो आते बहुत मुश्किल से है, इतना जल्दी कमाया नहीं जाता इनको बेटा, ये बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए सरकार चाहती कि बहुत जल्दी बाहर ना जाए। इसी को कंट्रोल करने का जो रूल अपनाती बेटा, उसे एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सचेंज कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर क्या नेचर पाए जाते हैं या कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। हम नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात बेटा ये स्टेट कंट्रोल होता है। स्टेट कंट्रोल का मतलब बेटा एक्सचेंज कंट्रोल या तो हमारे देश की सेंट्रल बैंक करती है और या हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सर आपने तो स्टेट कंट्रोल लिखा है, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट करती? नहीं बेटा, संविधान में ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत को भी एक स्टेट बताया गया है। तो स्टेट का मतलब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा ये कंट्रोल होती। आप स्टेट गवर्नमेंट मत समझिएगा इससे। दूसरा आता है कंपल्सरी रूल्स। बेटा ये जो रूल बनाए जाते हैं एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर के, ये चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कंपनी हो, मेरे बच्चे, सबको ये रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक। रिस्ट्रिक्टेड यूज बेटा कह रहा है हमारे भारत में जो फॉरेन करेंसीज होती बेटा, जो हम डॉलर वगैरह कमाते हैं, हमारी सरकार के पास जो जमा होता है आरबीआई में, इसको आप रिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं लेके जा सकते। चलो आज हम रुपया दे के कमाए, मान लो हमारे पास 100 करोड़ है, हमने डॉलर ले लिया और ले गए बाहर गंवा के चले, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। हमको परमिशन चाहिए, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस लगता है कि इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। आप जब कभी CA CS करोगे बेटा, फेमा पढ़ोगे, तो फेमा में बताया गया कितना रुपया आप बाहर जाओगे, कितनी करेंसी लेके बाहर जाओगे, कितने में परमिशन लेना पड़ेगा फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, आरबीआई से। तो ये सारा का सारा फेमा में चलता है। बट आप इतना जान लो, इस रूल को बनाया जाता ताकि आप फ्री होकर के अपने देश के अंदर के जो पैसे जमा हुए फॉरेन से आकर के, उनको बाहर मत लेके जाओ। अप्रूवल के बिना आप नहीं ले जा सकते। लाइसेंस सिस्टम बेटा क्या कह रहा है? लाइसेंस सिस्टम मतलब हमारे देश के अंदर बेटा आपको कभी कभी तो स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ती है, लाइसेंस भी लेना पड़ता है अगर आपको विदेश में कोई पेमेंट करना है फॉरेन में, तो फॉरेन की करेंसी में। तो कंट्रोल ऑफ ऑन इंपोर्ट बेटा, ऐसा करने से हमारे देश में जो एक्सचेंज कंट्रोल है उससे क्या होता है बेटा, इंपोर्ट पे कंट्रोल होता है। हम इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स करते हैं। सर मतलब बेटा हम क्या करते हैं ना, जब हमारे देश के अंदर अगर एक्सचेंज कंट्रोल ना हो रहा होता तो लोग फालतू चीजें मंगाते। आज भी देखो जो पैसे वाले मंगाते ही हैं, लग्जरी गाड़ियां, सोना चांदी, बड़े अच्छे फोन ना, कपड़े मंगा लेते हैं। तो इससे हमारे देश का जो पैसा बेटा वो बाहर जाके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। सर हम तो यहाँ मान लीजिए चाइना से कोई गुड्स मंगाए, हम तो इंडिया में पेमेंट किए। अब चाइना में मान लीजिए ऐसे होता बेटा, देखो अब मान लो आप इंडिया के हो, आपको एक आईफोन पसंद आ गया अलीबाबा.com से, मान लेते हो इंडियन रुपीज में 80,000 में था, तो बेटा अब ये पेमेंट चाइना में जाएगा क्योंकि अलीबाबा.com चाइना का है, चाइना की साइड से आप मोबाइल मंगा रहे हो। अब यहां से आप चाइना को पेमेंट करोगे तो आपका जो बैंक होगा बेटा
वो आपके खाते से रुपया काट लेगा और यहाँ पर चाइना की करेंसी या जो भी करेंसी वहां डिमांडेड होगी ट्रांसफर कर देगा। तो यही चीज कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की फालतू इंपोर्ट्स मत करे, इसी को कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल कर रही है। समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं बेटा, तो एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर क्या क्या नेचर है बेटा। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का मतलब वो होता है, कंट्रोल होता है। ये कंपलसरी रूल्स होते हैं, सबको मानने पड़ते हैं बेटा। ये रिस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं बेटा। एक्सचेंज कंट्रोल में आप फ्री होकर के बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के पैसा नहीं ले जा सकते हो। लाइसेंस सिस्टम, कभी कभी तो आपको बेटा बहुत सारे सेक्टर में पेमेंट करने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है एक्सचेंज कंट्रोल के अकॉर्डिंग। कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, बेटा आपका इंपोर्ट भी कंट्रोल होता है। छठा पॉइंट देख लेते हैं, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल करती है तो फॉरेन से जो पैसा हम कमाए बेटा वो सेव रहता है, बचा रहता है, हमारी इकोनॉमी आगे चलती है। आज हमारे अगल बगल मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अगर युद्ध चल रहा है बेटा, हम मजबूत हैं तब भी हमारी चौथी इकोनॉमी बेटा विश्व में। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, खूब उड़ाएं ले जाके डॉलर यूरो जो कमाई है सरकार लेके जाए, जो मतलब हमारे देश में जो इकट्ठा वो लेके उड़ा दें बाहर, तो फिर देश कहां जाएगा आप बताओ। फिर आता बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब बेटा देश में फॉरेन रिजर्व्स रहेगा तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है बेटा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब कंट्रोल में रहेगा। हमारे देश की मजबूती मिलेगी, करेंसी वैल्यू अच्छी होगी हमारे देश की, और इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बेटा आप श्रीलंका का एग्जांपल लो, श्रीलंका में मैंने बताया फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचा था। जब फॉरेन रिजर्व नहीं बचा तो श्रीलंका में क्राइसिस आ गई। वो तो इंडिया का शुक्र मनाओ, अमेरिका का शुक्र मनाओ, सबने सपोर्ट किया, तब जाके श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है या सेंट्रल बैंक चाहती है कि देश के अंदर का जो फॉरेन करेंसी जमा है वो फालतू बाहर ना जाए, या जाए भी तो हमसे अप्रूवल ले, कितना जाना, कहाँ जाना, किस सेक्टर में जाना, किस पर्पज से जाना, ये चीज मेरे बच्चे क्लियर। आइए आगे देखते हैं। अगर क्लास समझ में आ रही बच्चा तो लाइक जरूर कर दे बेटा। इंपॉर्टेंट क्लास होती है बेटा, मेहनत लगता है। हम सब बनाते हैं पीपीटी, गलत सही जो भी बनाते हैं बेटा, हम तो बहुत सुंदर नहीं बना पाते। हमको हमें मतलब क्या पढ़ाने से, हम चाहते हैं आपको कंटेंट मिले, क्वालिटी मिले। हमें सुंदर बन रही स्लाइड उससे मतलब नहीं, बस आपको क्लियर दिखे, बस यही मतलब है। तो हम खुद बनाते हैं बेटा इसको बैठ करके। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। हमारे भारत में एक्सचेंज कंट्रोल करने के पीछे का सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार या सेंट्रल बैंक क्यों एक्सचेंज को कंट्रोल करना चाहती है? तो सबसे पहली बात बेटा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरकार चाहती है कि हमारे देश में फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा से ज्यादा बचा रहे, फालतू में बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाया जाता है बेटा ये पैसा। कोई भी देश अपना पैसा क्यों तुम्हारे देश में देना चाहेगा ये बताओ। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा आपको पता है जब हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, तो इसके बीच का जो बैलेंस आता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस होता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा करेक्ट रहे, इसीलिए जब हमारे पास फॉरेन करेंसी रहेगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट रहेगा। सर कैसे? देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास डॉलर नहीं है, यूरो नहीं है, कोई बाहर की करेंसी बहुत कम है, तो हमें रुपया देना पड़ेगा, जिससे हमारे रुपए की वैल्यू वैसे गिरी हुई है। कोई हमारे देश के रुपए की वैल्यू नहीं, सॉरी देश के रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा पेमेंट के रूप में, जिससे हमें कोई बाद में इंपोर्ट करने मतलब हमें कोई माल ही नहीं बेचेगा, हमारा सामान खरीदेगा ही नहीं। समझ में आई बात बेटा ना? प्रॉब्लम यही है। तो इसी को हम चाहते हैं कि हमारे देश में फॉरेन रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बचा रहे, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही रहे। क्लियर। अगला आता है कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट्स। यहां से देख लेते हैं रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। बेटा फॉरेन से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो हम यूज कर रहे हैं सर, जैसे हम डॉलर के मुकाबले रुपया, रुपया के मुकाबले हम येन, ये सब दे रहे हैं बेटा ना, इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा हम एक्सचेंज कंट्रोल आरबीआई करती है। कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे कंट्रोल होता, फालतू फालतू इंपोर्ट जो करते रहते हैं हम लोग, बैठ के कपड़ा मंगा लिए, अंडर गारमेंट्स मंगा लिए हैं। आजकल तो शौक है लोगों को महंगे महंगे चीजों खरीदने का। लोग इंपोर्ट्स कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स है, ये नहीं देख रहे देश का जो पैसा जमा है फॉरेन करेंसी वो बाहर चली जा रही है। तो ये सब चीजें, गाड़ी मंगा लिए, मोबाइल मंगा लिए, ज्वेलरी मंगा लिए, डायमंड के रिंग्स मंगा लिए, तो बेटा ये सब फालतू के खर्चे गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट्स कंट्रोल रहे। अगला प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट को प्रमोशन देना ताकि और फॉरेन करेंसी आए। अगला स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? $1 के मुकाबले हम देते हैं आज के समय में 93 रुपया बेटा, तो यही एक्सचेंज रेट है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे रुपए की वैल्यू 93 से होकर के 90 हो जाए, या
सॉरी या 89 हो जाए या 85 हो जाए, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू बहुत ऊपर ना जाने पाए, मतलब बहुत नीचे ना गिरने पाए, एक्सचेंज रेट मैनेज रहे, इसीलिए एक्सचेंज कंट्रोल कर किया जाता है। अगर हमारे देश में पैसा जमा जो है बाहर का, अगर वो बाहर चला जाएगा तो फिर कल को हमें पेमेंट क्या करना होगा, हमारे रुपए में करना होगा, जिससे रुपए की सप्लाई बाहर ज्यादा हो जाएगी, हमारे रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और गिर जाएगी। समझ में आई बात? इसको रोकने के लिए सरकार क्या कहती है, एक्सचेंज कंट्रोल करती है कि एक्सचेंज रेट हमारा बना रहे, मतलब हम डॉलर के मुकाबले जहां 93 दे रहे हैं वहां 85 दें, 86 दें। अब ये तो सपना रह गया, बहुत बड़ी इकॉनमी त्रासदी आ जाए तो भले कुछ ऐसा हो जाए, या हमारी सरकार मजबूती से कोई एक्शन ले ले। हम अमेरिका को नहीं डरते, हम फिक्स कर देते हैं कि अमेरिका के $1 के मुकाबले हमारे भारत का 60 रुपया है, तो अब रिस्क लेना हो जाएगा। अब हम बहुत पीछे जा चुके हैं अमेरिका के डॉलर के मुकाबले, बहुत बड़ी क्राइसिस कुछ आ जाए तो भले अब हमारा एक्सचेंज रेट मैनेज हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वो सही रहे, ये हमारी गवर्नमेंट चाहती है। अगला, प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल फ्लाइट। अब बेटा आज के समय में युद्ध चल रहा है ईरान से, इजराइल में, ईरान, इजराइल, यूएसए। अब मान लीजिए कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा है। अब इनको लग रहा है कि इंडिया अब सेफ नहीं है, क्योंकि इंडिया में सारी चीजें तो बाहर से ही आती थी, तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, इंडिया की इकॉनमी डूबने वाली है। अब ये क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो पैसा जमा है, जो बाहर के लोग हैं, इंडिया के लोग, वो इंडिया से पैसा निकाल के बाहर जमा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि फालतू के जो कैपिटल फ्लाइट है, जो पैसा बाहर उड़ने लगे, ये ना हो। तो गवर्नमेंट इसको भी रोकने की कोशिश करती है एक्सचेंज कंट्रोल से, कि बिना हमारे परमिशन के आप नहीं ले जा सकते। थोड़ा अवधि मिक्स हो जाती है, बिना हमारे परमिशन के आप फालतू में पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, युद्ध होगा, त्रासदी आएगी, चलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे देश का पैसा तुम बाहर लेके जाओ, वहां सेफ रखो, स्विट्जरलैंड बैंक में डाल दो, लंदन के बैंक में जमा कर दो, करे इंडिया तो सेफ नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है ये भी मैनेज करना, कि एक्सचेंज कंट्रोल में ये भी तो आएगा कि फालतू, मान लो कोई अमेरिका का है, अमेरिका का व्यापारी यहाँ पर डॉलर मिला करके $1,000 करोड़ फिक्स करके बैठा हुआ है। अब उसको लग रहा है कि इंडिया की इकॉनमी सेफ नहीं है, तो उसने क्या किया, $1,000 करोड़ निकालना चाहा तो गवर्नमेंट रोक लगा देगी। नो 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 बेटा, नो, रुको, आराम से लेके जाओ। है, इसे कहते हैं कि हमारे देश में जो एक्सेसिव फ्लाइट कैपिटल के दूसरे देश में हो, उसको रोकना। तो एक्सचेंज कंट्रोल का ये सब काम है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मान के चलो, इसको अगर आप पढ़ डालोगे तो आपका एग्जाम का आधा नंबर यहां से सिक्योर हो गया। मतलब आधा नंबर नहीं, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का कोर क्वेश्चन यही है। इसी को पढ़ लो तुम, बाकी मत पढ़ो, समझ लो, यही पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब चैप्टर कंप्लीट। एक्सचेंज कंट्रोल कैसे करती हमारे भारत में, आरबीआई हो चाहे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आरबीआई हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्यारे बच्चों, कैसे एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। हमने अभी तक पढ़ा एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है, इंडिया में जो रुपए बाहर की करेंसी आई है उसको बाहर ज्यादा जाने से रोका जाता है। कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं एक्सचेंज को कंट्रोल करने में, आइए देखते हैं बेटा। एक्सचेंज कंट्रोल करने का कौन कौन सा मेथड है बच्चा। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें 5 मेथड पढ़ने हैं बेटा। कितने पढ़ने हैं डायरेक्ट में? 5। पहला है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हमें एक्सचेंज पेगिंग पढ़ना है, मल्टीपल रेट्स पढ़ना है, ब्लॉक्ड अकाउंट्स पढ़ना है, एक्सचेंज रेशनिंग पढ़ना, राशनिंग पेमेंट एग्रीमेंट पढ़ना बेटा। और इनडायरेक्ट मेथड में बैंक रेट्स पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ना है बेटा। ये पढ़ डाला, समझो आपका लाइफ झिंगा डाला, मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, खत्म। यही पढ़ने में लगभग 20 मिनट लगेगा। आप अपने कमर को कस के बांध लीजिए और पढ़िए इसको अच्छे से। मैं पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, डोंट वरी। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो कि सर ने इसको पढ़ा दिया, पढ़ लीजिए, लेट मत करिए इसको। देखो बेटा, एक्सचेंज कंट्रोल में हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। कौन सा मेथड पढ़ने वाले लल्ला? डायरेक्ट मेथड। आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। पहले हम डायरेक्ट मेथड का मतलब समझेंगे। देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड पहले समझ लो, तब ये सब समझो, ठीक है। मतलब हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी ऐसा एक्शन लिया जा रहा है एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर के, हम इसी लिख दे रहे हैं, एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर के, जो डायरेक्ट असर करेगा, जो सीधा सीधा असर करेगा। जैसे हमने डायरेक्ट एक थप्पड़ मार दिया आपको, सॉरी यार सॉरी, मैंने किसी को एक थप्पड़ डायरेक्ट मार दिया, गलती किया, उसको डायरेक्ट चोट लगी। और हमने किसी को इनडायरेक्टली लपेटा, एफआईआर करवाया, मेंटली हैरेस किया, इनडायरेक्टली हो गया बेटा। तो कोई भी ऐसा एक्शन है ना जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है एक्सचेंज को। ये कौन कौन सा मेथड है, इसको देखते हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल में डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखते हैं ध्यान से। देखो,
पहला आता है एक्सचेंज कंट्रोल में डायरेक्ट मेथड में एक्सचेंज पेगिंग। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज पेगिंग, PEGGING। एक्सचेंज पेगिंग मतलब क्या होता है? सुनो, जब हमारे देश में आरबीआई जो है, कौन बेटा? आरबीआई या सेंट्रल बैंक कह लीजिए, किसी भी देश के अंदर हमारे आरबीआई, तुम आरबीआई ले रहे हैं। जब बेटा हमारे देश में आरबीआई एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, किसको फिक्स कर देती? एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट को बेटा फिक्स कर देती है, इसे कहते पेगिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पेगिंग कर दिया गया। मतलब अगर आरबीआई ने कह दिया कि हम $1 के मुकाबले हमारा जो भारत का 93 है, 93 नहीं होकर के अब ये 85 माना जाएगा, तो मतलब ये पेगिंग माना जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, और हमारे देश के अंदर जो डॉलर, हम डॉलर के मुकाबले रुपया बाहर फालतू दे रहे थे, वो बचेगा, बाहर कम जाएगा रुपया, 93 की जगह 85 ही जाएगा $1 के मुकाबले। और जब पैसा नहीं होता था तो हमें उसकी तुलना में उतना हमें डॉलर देना पड़ता था या दूसरे करेंसी देनी पड़ती थी, तो वो भी कंट्रोल होगी। तो वही कह रहा, पेगिंग क्या होता है बेटा? पेगिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं पेगिंग का मतलब होता है हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा एक्सचेंज की रेट को फिक्स कर देना। तो चलिए जरा हम देखते हैं हमने नोट्स में क्या लिख रखा है। देखिए, exchange pegging is a system in which a country fixes or maintains its currency's value at a stable rate against another major currency such as the US dollar। कहने का मतलब क्या है बेटा? एक्सचेंज पेगिंग का मतलब एक ऐसा सिस्टम जब हमारे देश के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी आरबीआई बेटा वो करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए फिक्स कर देती है किसी दूसरी करेंसी की तुलना में। चाहे जैसे डॉलर की तुलना में हमने, हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया अब 93 ना हो के 85 ही माना जाएगा $1 का वैल्यू, बेटा ये होता पेगिंग कर दिया जाना। इससे एक्सचेंज कंट्रोल होगा, फालतू में पैसा बाहर नहीं जाएगा, फालतू में हमारे देश से डॉलर और यूरो भी बाहर नहीं जाएंगे, हमारे देश के रुपए की वैल्यू बनी रहेगी। समझ में आई बात? फिर आता है द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द एक्सचेंज रेट बाई बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी टू प्रिवेंट लार्ज फ्लैक्चुएशन इन द मार्केट। देखो बेटा, जो सेंट्रल बैंक है बच्चों, वह एक्सचेंज रेट को कैसे कंट्रोल करती है? बाई और सेल करके। क्या करके बेटा? बाई और सेल करके। किसका? फॉरेन करेंसी का। सर ये इसी से क्या होता है बेटा? फ्लैक्चुएशन, जो उतार चढ़ाव हमारी करेंसी में होता है, जो इंडियन रुपीज में उतार चढ़ाव हो रहा है बेटा, वो कंट्रोल हो जाता है। सर ये फिर से बताता हूं बेटा, तो फिर से बताता हूं, सुनो, मुझे पता है बेटा टेक्निकल है ना। जब हमारे देश में गवर्नमेंट को या आरबीआई को ये लग रहा है कि रुपए की वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही, कभी 93 जा रही, कभी 100 पहुंच रही, कभी कहीं जा रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आरबीआई ने फिक्स कर दिया कभी $1 के मुकाबले इतना ही इंडियन करेंसी की वैल्यू मानी जाएगी। अब इसी को कहते हैं पेगिंग कर दिया जाए। अब ये बेटा पेगिंग अप भी होता है, पेगिंग डाउन भी होता है। ऐसा कब होता है? ऐसे केस को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जब कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रेट क्या होता है? $1 के मुकाबले जो हम रुपया देते 93, ये एक्सचेंज रेट हुआ। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा रुपया बाहर बहुत ना जाए, 93 की जगह 90 हो जाए, 85 हो जाए, इसी को कहते हैं पेगिंग किया गया, एक्सचेंज को कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, इससे दुश्मनी होती है, दूसरे देश नाराज होते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारे रुपए की वैल्यू अपने क्यों मजबूत कर रहे हो, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि एक्सचेंज को कंट्रोल करना होता है। तो बेटा दो तरीके से होता है, एक पेगिंग अप होता है, एक पेगिंग डाउन होता है। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। बेटा समझ में आ रही क्लास? एक्सचेंज पेगिंग अप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एक्सचेंज पेगिंग अप। अब एक्सचेंज पेगिंग अप क्या होता है? जब हमारे देश के अंदर ये लग रहा है कि रुपए की वैल्यू ज्यादा हो गई है, सुनो बेटा, जब हमारे देश के अंदर ये लग रहा है कि जो भारतीय रुपया है इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? ज्यादा हो रही। किसके मुकाबले? मान लेते हैं डॉलर के मुकाबले या किसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले। भारत को ये लग रहा है कि हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो रही है डॉलर के मुकाबले। तो भारत क्या करता है या आरबीआई क्या करती है? रुपए की वैल्यू को कम करने की कोशिश करती है जिससे एक्सचेंज रेट सही हो जाए। सर ये बताइए, अगर रुपए की वैल्यू बढ़ रही है तो बुराई क्या है? बेटा आपको एक बात बताएं, जब आपके रुपए की वैल्यू ज्यादा बढ़ने लगेगी डॉलर की अपेक्षा, तो लोग आपसे व्यापार ही कम करेंगे, क्योंकि किसी देश की मुद्रा जब मजबूत होती है तो लोग वहां से कम व्यापार करना चाहते हैं। यही वजह थी कि हमारे रुपए की वैल्यू को गिराया गया था, डिवैल्यूएशन किया गया था, जो आप इंटरनेशनल ट्रेड में हो सकता है अगला चैप्टर पढ़ें।
तो जब देश के अंदर रुपए की वैल्यू बेटा ज्यादा बढ़ने लगी, मजबूत होने लगी डॉलर की तुलना में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा, रुपए की वैल्यू को बराबर करने या हल्का सा गिराने या बैलेंस करने के लिए आरबीआई पेगिंग अप करती है। क्या करती है? पेगिंग अप। कैसे किया जाता? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आरबीआई आरबीआई तो भाई हमारे देश की सेंट्रल बैंक है ही, इसके पास बहुत सारे भारतीय रुपया होंगे, बहुत सारी रुपया होंगे भारत के। ये क्या कहेगी लोगों से? आइए हमको डॉलर बेचिए, आइए हमको डॉलर बेचिए, आइए हमको डॉलर बेचिए। आरबीआई ऐसे केस में डॉलर को खरीदती है। किसको खरीदती है बेटा? डॉलर को। किससे? पब्लिक से या बैंक से। आरबीआई बैंकों से, जो बैंक पैसा डॉलर रखे हैं, बैंक कहां से लाती है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो बैंक में ही तो जमा होता है सबके खाते में, तो वो डॉलर आरबीआई कहती है हमको बेचो। फिर आरबीआई उसके बदले इनको रुपया देना चालू करती है, हर डॉलर के बदले रुपया देती है बाहर। अब रुपया हमारे देश के अंदर ज्यादा मात्रा में आ जाता है। अब एक बात पता है बेटा, जब कोई चीज ज्यादा हो जाता तो उसकी डिमांड हल्का कम होने लगती है। अब क्या होगा? डॉलर क्या होगा? बैंकों से आरबीआई में चला जाएगा और आरबीआई से बाहर चला जाएगा रुपया, क्योंकि आरबीआई क्या करना चाहती है? पेगिंग अप। पेगिंग अप क्यों कर रही है? क्योंकि भारत का रुपया मजबूत हो चुका है, जिससे दूसरी कंट्री के लोग अब हमारे देश में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, या हमारे अंदर हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये मैं डिवेल्युएशन बताऊंगा। तो आरबीआई डॉलर खरीदना चालू करती है। डॉलर जब खरीदेगी तो आरबीआई के पास डॉलर आना चालू होंगे, और इससे क्या होगा? आरबीआई के पास से रुपया बाहर जाना चालू हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी में फैलने लगेगा, जिससे रुपए की वैल्यू गिरने लगेगी, क्योंकि रुपया ज्यादा मात्रा में बाहर आ गया, आरबीआई ने डॉलर खरीद लिया। अब जब आरबीआई को लगेगा कि रुपया जब मार्केट में आ गया, अब रुपए की वैल्यू गिरने लगी, ज्यादा रुपया फैल गया, तो अब एक समय बाद जब आरबीआई को लगता है कब डॉलर खरीदना बंद कर दे, तो आरबीआई डॉलर खरीदना बंद कर देगी। इससे क्या होगा? हमारे देश के रुपए की वैल्यू जितनी चढ़ी थोड़ा सा बराबर हो जाएगी, और हमारे देश में अब एक्सचेंज रेट मेंटेन हो जाएगा। इसी को कहते हैं पेगिंग अप करना। ऐसा आरबीआई सर क्यों कर रही है? सर आरबीआई को तो फायदा होना चाहिए कि हमारे देश के रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। बेटा वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पता है जब ज्यादा रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है तो लोग नहीं खरीदना चाहते। मैं डिवेल्युएशन में सिखाऊंगा, लोग आपसे एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, लोग आपकी चीजों को खरीदना नहीं चाहते, आपकी चीज महंगी हो जाएगी ना, क्योंकि रुपया मजबूत हो गया। तो मैं आपको डिवेल्युएशन बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये बताओ, सुनो, पेगिंग अप क्या होता है? जब हमारे देश में रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जाए, इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई डॉलर खरीदती है और रुपए को बाहर बेचने निकालती है। जब रुपया बाहर आएगा तो डिमांड रुपए की कम होगी, क्योंकि अब एक रोटी के बदले 4 रोटी मिलने लगा तो भूख तो कम हो ही जाएगी। ऐसे आरबीआई की तरफ से रुपया बाहर आने लगा, डॉलर आरबीआई में जाने लगा। अब क्या होगा? डॉलर चला गया आरबीआई में। अभी तक क्या था? डॉलर फैला हुआ था, रुपया कम था। अब डॉलर आरबीआई में चला गया, रुपया फैल गया, रुपये की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो इससे एक्सचेंज रेट मेंटेन हो गया। समझ में आई बात? एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तो कौन सा तरीका है? पेगिंग डाउन। अब ये कब करते हैं बेटा? पेगिंग डाउन कब करते हैं? ध्यान सुनो। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सचेंज पेगिंग अप इज व्हेन अ सेंट्रल बैंक बाई फॉरेन करेंसी टू इंक्रीज इट्स डिमांड एंड प्रिवेंट द डोमेस्टिक करेंसी फ्रॉम एप्रिशिएटिंग। देखो कह रहा है पेगिंग अप का मतलब होता है जब हमारे देश की सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी बाई करने लगती है ताकि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने लगे, और हमारे रुपए की वजह से जो उसकी डिमांड पर असर आया था, वो जो एप्रिसिएट हो रही थी, वो मेंटेन हो जाए। इसी वजह से आरबीआई डॉलर खरीदने लगती है, रुपए बाहर निकालने लगती है, क्योंकि हमारे रुपए की वजह से डॉलर में प्रॉब्लम आ गई थी। समझ में आई बात? तो ऐसा कब होता है? जब हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो जाती है। अब पेगिंग डाउन कब होता है? जस्ट उल्टा, जब हमारे रुपए की वैल्यू गिर जाती है, बैलेंस करने के लिए आरबीआई क्या करती है? डॉलर बेचना चालू करती है। सर ये इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, यहां डॉलर खरीद रही थी, अब यहां आरबीआई क्या कर रही है? डॉलर को बेच रही है पब्लिक में, बैंक को, इंपोर्टर्स को, लो ले जाओ, हमें इतना रुपया दे दो, डॉलर का जो रेट चल रहा है मार्केट का। क्या होगा? अब लोग भारत के रुपए को आरबीआई को देने लगेंगे, रुपया इधर आएगा, डॉलर यहां जाएगा, क्योंकि डॉलर आरबीआई बेच रही, उसके बदले लोगों से रुपया ले रही है। जब इकोनॉमी से रुपया आरबीआई के पास आ जाएगा, सुनो, जब इकोनॉमी से रुपया आरबीआई के पास आ जाएगा तो अब मार्केट में, इकोनॉमी में रुपया तो रह ही कम गया, तो अब रुपए की भी वैल्यू बढ़ने लगेगी। होता क्या है? डिमांड सप्लाई का खेल होता है बेटा। कोई भी चीज इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आरबीआई को लग रहा है कि हमारे देश के अंदर रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो आरबीआई क्या करती है? डॉलर को बेचना चालू करती है, रुपया खरीदना चालू करती है। अब रुपया क्या करेगी? आरबीआई जो है
रुपया जब पा जाएगी, डॉलर बेच देगी तो रुपया आरबीआई में जमा हो जाएगा। अब इकोनॉमी में रुपया रह ही नहीं गया, जिससे रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी और एक समय बाद रुपए की वैल्यू बराबर हो जाएगी, एक्सचेंज रेट सही हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती? जब हमारे देश में रुपए की वैल्यू गिर रही होती, तो आरबीआई चाहती है कि डॉलर बेच दो अब मार्केट में और उसके बदले रुपया ले लो, जिससे रुपए की वैल्यू मेंटेन हो जाए। समझ में आई बात? तो क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं मेरे बच्चे, देखो ध्यान से। एक्सचेंज पेगिंग डाउन अकर्स व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन करेंसी। ये तब होता जब बेटा सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी बेचने लगती, मतलब डॉलर अब बेचने लगी क्योंकि उसको रुपए की वैल्यू उठानी है इन द मार्केट टू रिड्यूस इट्स प्राइस एंड प्रिवेंट द डोमेस्टिक करेंसी फ्रॉम डिप्रिशिएटिंग। बेटा सुनो, हमारे भारत के अंदर जब रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही हो तो उसको उठाने के लिए अब आरबीआई फॉरेन करेंसी को बेचना चालू कर देती है। लो भैया हमसे डॉलर ले लो, हमको रुपया दे दो। अब रुपया बाहर से आरबीआई के पास आ गया, देश के अंदर से बाहर आरबीआई के पास चला गया। अब आरबीआई के पास सारा रुपया जमा हो गया, या देश का 40% 10% जो भी रुपया आरबीआई के पास जमा हुआ, अब बचे रुपए में ट्रेड होगा तो रुपए की डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि रुपया इकोनॉमी में रह ही नहीं जाएगा। अब समझ में आई बात? ये होता है करेंसी की वैल्यू को या एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का तरीका। तो बच्चों बताओ, इन दिस प्रोसेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। ऐसे प्रोसेस में फॉरेन करेंसी की सप्लाई आरबीआई ज्यादा करने लगेगी, इकोनॉमी में बेचने लगेगी, इट्स वैल्यू फॉल, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिरने लगेगी, एंड द डोमेस्टिक करेंसी इज सपोर्टेड एट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लेवल। और डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वह फिक्स रेट पे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर होने लगेगा। क्लियर? ये होता है एक्सचेंज कंट्रोल करने का तरीका। अभी तक आप नहीं समझे तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके हैं। पेगिंग अप कब होता है? जब आरबीआई को लगता है कि फॉरेन की करेंसी की वैल्यू गिर गई, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो गई है, हमारे रुपए की वैल्यू की वजह से फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो हमारे रुपए की वैल्यू को मेंटेन कम करने के लिए आरबीआई पेगिंग अप करती है। और जब आरबीआई को लगता है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है, उसको उठाने या बराबर करने के लिए आरबीआई डॉलर बेचना चालू करती है, उसको पेगिंग डाउन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल रेट्स। देखो बेटा, एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया एक्सचेंज पेगिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता अकेले। सर मल्टीपल रेट्स क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल रेट्स देख लेते हैं बेटा। सुनो, क्या होता है ना, आरबीआई को यह लग रहा है कि देश के अंदर जो फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हुआ है, लोग उसको फालतू में बाहर ले जा रहे हैं, तो आरबीआई ने सेट कर दिया क्या कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं, मान लो एग्जांपल के रूप में, अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं फॉरेन, तो आपको $1 के मुकाबले 90 रुपया देना पड़ेगा। मतलब $1 के मुकाबले 90 हो गया, मतलब अब आप अमेरिका जाओगे तो 90 रुपए के बराबर आपका पेमेंट होगा। आरबीआई ने फिक्स कर दिया क्या कि अगर आप कोई नेसेसरी इंपोर्ट कर रहे हो, दवाइयों का नेसेसरी इंपोर्ट, मान लो मेडिकल वगैरह की चीज, मेडिसिन ला रहे हो, अब $1 के मुकाबले आपका इंडियन रुपीज 85 हो गया। अगर आप लग्जरी गुड्स खरीद रहे हो फॉरेन से, तो $1 के मुकाबले आपके इंडियन रुपीस की वैल्यू 93 हो गई। अलग अलग सेक्टर में आरबीआई ने खुद सेट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रेट तय कर दिया। इसको कहते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। हर जगह अलग अलग एक्सचेंज रेट आपका हो जाएगा। इससे क्या होगा? एक्सचेंज कंट्रोल होगा। हालांकि अब एक बात बताएं, अब ये सब टेक्निक बेटा पहले बहुत फॉलो होती थी, अब ये सब टेक्निक फॉलो करोगे तो बवाल हो जाएगा विश्व के अंदर। तो ऐसे टेक्निक नहीं फॉलो होते, लेकिन 1991 के पहले फॉलो किए जाते थे, लेकिन है डायरेक्ट मेथड में, तो हम पढ़ा दे रहे हैं। तो अलग अलग एक्सचेंज रेट अलग अलग सेक्टर में तय करके भी एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता था। तो चलिए देखते हैं जरा। A multiple exchange rate system is a method of exchange control in which the government fixes different exchange rate for different type of foreign transaction। कह रहा है कि इसके अंदर अलग अलग फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट अलग अलग एक्सचेंज रेट तय करती है। अंडर दिस सिस्टम एसेंशियल्स इंपोर्ट्स आर गिवन अ लोअर रेट। ऐसे सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम्स खरीदे जा रहे हैं उनके लिए $1 के मुकाबले कम रेट तय किया जाता है। जैसे मैंने कहा मेडिकल के ऊपर रुपए की वैल्यू कम कर दी गई, जैसे $1 के मुकाबले 85, पढ़ाई के लिए $1 के मुकाबले 90, गहने और गाड़ी खरीदने के लिए $1 के मुकाबले 93 रुपया। तो अलग अलग एक्सचेंज रेट तय किया गया। तो कह रहा नेसेसरी आइटम के लिए रेट कम किया जाता, बाकी के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है एक्सचेंज का। अब आप कहां से लाओगे इतना रुपया? तो इससे एक्सचेंज कंट्रोल हो जाएगा, आप फालतू पैसा बाहर ले ही नहीं जा पाओगे। ठीक है, कह रहा अंडर दिस सिस्टम एसेंशियल्स इंपोर्ट्स आर गिवन अ लोअर रेट वाइल लग्जरी इंपोर्ट्स आर गिवन अ हायर रेट। कह रहा है कि लग्जरी इंपोर्ट्स पर हायर रेट पे दिया जाएगा, एसेंशियल्स पे आपको लोअर रेट पे। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को एक्सचेंज कंट्रोल करने में। फिर कह रहा है बाय फिक्सिंग सेपरेट रेट्स द गवर्नमेंट रेगुलेट डिमांड एंड प्रोजेक्ट फॉरेन रिजर्व्स। इससे क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट जो है इस रूल की वजह से हमारे देश में फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल कर पाती है, मतलब
प्रोटेक्ट कर पाती है, पैसा बचा पाती है। अगला आता है ब्लॉक्ड अकाउंट्स। तीसरा अकाउंट्स पढ़ लीजिए, तीसरा डायरेक्ट मेथड पढ़िए ब्लॉक्ड अकाउंट्स। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है? सुनो, मान लीजिए हमारे भारत में वॉर आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, मतलब आर्थिक मंदी आ गई किसी वजह से, जैसे आजकल युद्ध चल रहा है ईरान में, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। अब हमारे देश में बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका पैसा बैंक में जमा है हमारे देश के। अब वो लोग विदेश में पैसा ले जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने ब्लॉक कर दिया, नहीं पैसा आप नहीं ले जा सकते। इससे क्या होगा, हमारे देश में खुद ही क्राइसिस है, आप लेके जाओगे और हम टूट जाएंगे। तो ऐसे तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया सरकार ने कि नहीं, अकाउंट में पैसा रहने दो, या इतना आप मान लो 1 करोड़ है तो आप उसका 2% ले जा सकते हो, 10% ले जा सकते हो, पूरा नहीं ले जा सकते हो। तो एक्सचेंज कंट्रोल ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट, हमारे देश में जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट होल्डर के पैसे जो फॉरेन में रह रहे हैं, उनके पैसे बाहर जाने से सरकार यहाँ ब्लॉक कर लेती है कि नहीं, जब तक सब सही नहीं होता आप ले नहीं जा सकते। इसे कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। ये भी एक्सचेंज कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, इसको पढ़ लेते हैं। अब ब्लॉक्ड अकाउंट is a bank account where the money cannot be freely withdrawn or transferred. The government or central bank restrictions its use, usually during foreign exchange control, economic crisis, or to prevent money from being sent abroad without permission। कह रहा है कि भैया जब हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, युद्ध होता है, कोई इमरजेंसी होती है, ऐसे केस में आप बिना गवर्नमेंट के परमिशंस के पैसा बाहर नहीं ले जा सकते हो, आपका पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है हमारे देश के अकाउंट में, या गवर्नमेंट कर सकती है। इसे को कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। इससे हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व्स बचा वो बाहर जाने से बच जाता है, क्योंकि लोग निकालने लगते हैं ना डर के मारे कि भैया ले चलो, भागो नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी टॉपिक था। एक्सचेंज रैशनिंग, ये समझिए एक्सचेंज रैशनिंग क्या होता है। मैंने कहा था चैप्टर बहुत बड़ा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। एक्सचेंज रैशनिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से। ऐसे सिस्टम में, अब जैसे सुनो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या हमारे देश में जो आरबीआई है, इनको पता है कि हमारे देश में जो फॉरेन के रिजर्व्स हैं, ये डॉलर, यूरो, येन, जितने भी पैसे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सबको पता है। गवर्नमेंट सेट कर रही है कि भैया मेडिकल के सेक्टर में आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, बाहर आप इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप एजुकेशन में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रायोरिटी के हिसाब से फॉरेन करेंसी ले जाने की परमिशन दे रही है। इसको कहते हैं एक्सचेंज रैशनिंग, मतलब लिमिट लगा रही है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस पर हम फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा देंगे। जिसकी कम है, जैसे लग्जरी गुड्स मंगाना है, उसकी कोई प्रायोरिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं है, वो तब है जब हमारे देश में सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो उसके लिए फालतू पैसा आप बाहर ले जाओगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगी। तो गवर्नमेंट कह रही प्रायोरिटी वाली चीजों को हम पहले, मतलब जो है बताएंगे कि हमें ज्यादा पैसा वहीं देना है। इसको कहते हैं एक्सचेंज रैशनिंग किया जा रहा है। सर अभी आपने बताया था ऊपर एक टॉपिक आपको कि सर मल्टीपल रेट्स अलग हो गया बेटा। गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर रही है कि इस सेक्टर में इतने रेट से आपका एक्सचेंज होगा, इस सेक्टर में इतने, इससे भी आप डरेंगे करे या इतना रुपया लाएंगे कहां से हम, तो आप कम ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहां क्या है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है। अगर हमारे पास 1000 करोड़ डॉलर आ गया है तो 1000 करोड़ डॉलर में कितना पैसा किस सेक्टर में खर्च होगा, कितना पैसा किस सेक्टर में, कितना पैसा बचाया जाएगा, कितना पैसा, तो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है सबसे ज्यादा किधर, सबसे ज्यादा किधर, सबसे ज्यादा किधर, सबसे ज्यादा किधर। ये होता है एक्सचेंज को रैशनिंग कर देना। अब समझ में आई बात, चलिए आगे देखिए। एक्सचेंज रैशनिंग इज अ सिस्टम अंडर एक्सचेंज कंट्रोल इन विच द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक लिमिट एंड एलोकेट फॉरेन करेंसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, या सेंट्रल बैंक क्या करती है बेटा, एक लिमिट लगाती है कि इतना हमें इस सेक्टर में देना है पैसा, इतना हमें इस सेक्टर में देना है, प्रायोरिटी तय कर देती पहले किसको कितना पैसा में देना है। फालतू पैसा बाहर जाने से बच जाता हमारे यहाँ। समझ में आई बात। अंडर दिस सिस्टम फॉरेन करेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। इस सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है फॉरेन करेंसी। एसेंशियल इंपोर्ट सर्विसेज फॉरेन एक्सचेंज, कह रहा है एसेंशियल इंपोर्ट जो होते हैं, जो जरूरी इंपोर्ट्स हो रहे हैं बेटा बाहर से, उनके लिए पैसा पहले दिया जाता है। नॉन एसेंशियल जैसे लग्जरी आइटम्स वगैरह को रोक दिया जाता है, भैया इनके लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज रैशनिंग। और जो मल्टीपल रेट्स बेटा, वहां गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट तय कर रही है कि जैसे अगर आप स्टडी करने अब्रॉड जा रहे हो तो हमारे भारत, अब मान लो आप यूएसए जा रहे हो और आप इंडिया के हो, तो होता क्या है, अब आप यहां से रुपया लेकर के जाओगे, इंडिया में डॉलर में कन्वर्ट, उस अमेरिका में डॉलर में कन्वर्ट कराओगे,
तो हमें गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि $1 के मुकाबले हमारे भारतीय रुपए 93 माने जाएंगे। तो अब 93 के बराबर अब आप लेके जाओगे तभी कन्वर्ट आप हमारे देश की बैंक करेगी। इसको थोड़ा डिटेल में बता दें, 2 मिनट का टाइम दो बेटा, हम सोच रहे हैं क्लास लेंदी ना हो इसलिए थोड़ा कवर कर रहे हैं, बट आपको देखते हैं जल्दी से कवर कराते हैं। देखो ऐसे समझ लो पहले इसको, हम क्या बता रहे हैं, मल्टीपल एक्सचेंज रेट। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये एक्सचेंज रैशनिंग और मल्टीपल एक्सचेंज रेट में कंफ्यूजन है। तो देखो बेटा, एक्सचेंज रैशनिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिमिट लगा रही है कि भैया हमारे पास पैसा कम है फॉरेन रिजर्व, हम प्रायोरिटी वाले सेक्टर दे रहे हैं, जिस सेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा, मेडिकल, खाना पानी, पहले पैसा वहीं दिया जाएगा, फालतू जगह नहीं। नॉन एसेंशियल्स आइटम्स मत खरीदिए आप बाहर से, हम उसके लिए पैसा आपको नहीं देंगे। समझ में आई बात। एक्सचेंज रेट जो मल्टीपल वाला है, जो ऊपर पढ़ा दिया, उसका मतलब क्या है, मल्टीपल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या बेटा, मल्टीपल एक्सचेंज रेट का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, अब आप इंडिया से रुपया लेके जाओगे और जहां आप जा रहे हो मान लो यूएसए में, वहां आप डॉलर में कन्वर्ट करा दोगे, तो इंडिया में जो बैंक आपकी है वो आपसे रुपया लेके आपको डॉलर दे देगी। तो गवर्नमेंट ऐसा रेट तय कर देती है कि आप इंडिया से डॉलर बहुत लेके ना जाने पाओ, तो इसे कहते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने तय कर दिया $1 के मुकाबले 93, दवाइयों के लिए गवर्नमेंट ने तय कर दिया $1 के मुकाबले 80 रुपया। तो अब डॉलर मतलब कहीं ना कहीं दवाइयों के लिए उसने कम कर दिया, लेकिन पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए, किसी और काम के लिए जो एसेंशियल्स ने उसके लिए रेट ज्यादा कर दिया। इसे कहते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट तय कर देना, ताकि हमारे देश का जो फॉरेन करेंसी वो बाहर बहुत ज्यादा ना जाने पाए। इसी को हम जो है बेटा पढ़ाए थे ऊपर। और ये जो रैशनिंग है ये अलग चीज है। रैशनिंग क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे पास फंड कम है, हम उस हिसाब से बांटे। जैसे आपके घर में मान लीजिए पापा के पास मौके पे 10,000 रुपया, अब आपको कॉलेज की फीस देनी है, मम्मी बीमार है फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करें, और मम्मी के पास मान हल्का फुल्का फीवर है और दादा के हाथ क्रैक हो गए, तो दादा का हाथ ज़्यादा जरूरी है। पहले दादा के हाथ में पैसा लगेगा, फिर जो बचेगा मम्मी की तबीयत में, फिर जो बचेगा आपकी स्कूल की फीस जाएगी। तो ये होता है प्रायोरिटी के हिसाब से। इसको कहते हैं एक्सचेंज रैशनिंग करना। गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट वगैरह पे ऐसे करती भैया जो जरूरी उसको पहले पैसा दो, फालतू चीज़ों पैसा नहीं दिया जाएगा। अब समझ में आई बात। अगला आता है, मुंह सूख गया यार पढ़ाते पढ़ाते ठीक बेटा कोई बात नहीं, पेमेंट एग्रीमेंट। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, हम आगे देखते हैं पेमेंट एग्रीमेंट क्या होता है। ध्यान देखिए, पेमेंट एग्रीमेंट क्या होता है। ये एग्रीमेंट होता है, खैर अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था। मान लीजिए इंडिया है, पहले एग्जांपल समझोगे तब समझ में आएगा, और यूएसए है। अब इंडिया की सेंट्रल बैंक होगी आरबीआई, और यूएसए की सेंट्रल बैंक होगी, मुझे नाम नहीं पता। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएसए की गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया। क्या किया कि भैया ऐसा है ना, साल भर हम आपस में व्यापार करेंगे, साल भर आप हमारे यहां बेचो, साल भर हम आपके यहां बेचेंगे, पूरा साल। बाद में जिसका जो बैलेंस बचेगा वो एक दूसरे को चुका देंगे। मान लीजिए इंडिया का व्यापार साल भर अमेरिका से होता है $140 करोड़ का, और अमेरिका इंडिया से करती है $100 करोड़ का। तो मतलब इंडिया ने ज्यादा बेचा, अमेरिका ने कम बेचा। समझ में आई बात। क्या मैंने कहा, मान लीजिए इंडिया ने अमेरिका को बेचा 140 करोड़ रुपया, समझ में आई बात, और अब अमेरिका ने इंडिया को बेचा 100 करोड़। तो 140 में से अगर हम 100 का निकाल दें तो 40 करोड़ रुपया अब अमेरिका भारत को दे। यही होता है एग्रीमेंट, पेमेंट एग्रीमेंट। मतलब ये दोनों डिसाइड करते हैं देश आपस में कि भैया हमारी सेंट्रल बैंक में पैसा जमा होता रहे, आपकी सेंट्रल बैंक में पैसा जमा होता रहे। साल जब बीत जाएगा तो हम बैलेंस एडजस्ट करेंगे, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो हमारी सेंट्रल बैंक या आपकी सेंट्रल बैंक उतना खाते में ट्रांसफर कर देगी हमारे देश के सेंट्रल बैंक के खाते में। ये होता है पेमेंट एग्रीमेंट। हालांकि अब ये चीज खत्म हो गई बेटा, तो ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। इससे क्या होगा, साल भर जो इनका व्यापार हुआ, ना इनको डॉलर देना पड़ा, ना इनको डॉलर देना पड़ा, ना इनको रुपया देना पड़ा, ना इनको कोई पैसा देना पड़े। लास्ट में जो पैसा बच गया दोनों देशों के बैलेंस में वो देना पड़ा। इससे आउटफ्लो इनफ्लो बना रहा, मतलब मेंटेन रहा, फालतू पैसा ना गया ना आया। समझ में आई बात, जो बच गया वही आया। इसे कहते हैं पेमेंट एग्रीमेंट होना। क्लियर हुआ बेटा। चलिए, तो ये भी एक्सचेंज कंट्रोल करने का तरीका। ये पढ़ लेते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल में पेमेंट एग्रीमेंट क्या है। अ पेमेंट एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इन विच पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आर सेटल्ड थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। कह रहा पेमेंट एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था करना दो देशों के बीच में जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते रहेंगे, पूरे साल चलता रहेगा, सेंट्रल बैंक पैसे को मैनेज करती रहेगी
और डॉलर वगैरह इसमें नहीं देना है, लेकिन हाँ लास्ट में जब पूरा व्यापार हो जाएगा, साल के बाद जब बैलेंस मिलाया जाएगा, जिस देश का पैसा ज्यादा है या कम है उस हिसाब से उसकी सेंट्रल बैंक अगले बैंक के खाते में ट्रांसफर कर देगी। ये होता पेमेंट एग्रीमेंट। तो इसका मतलब हमें साल भर व्यापार करने के लिए डॉलर या रुपए की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया हुआ है भैया साल भर आप हमको बेचिए, हम आपको बेचेंगे, बाद में जिसका ज्यादा होगा वो हमसे ले ले, हमारा ज्यादा होगा तो हमको दे दे। किसके माध्यम से? सेंट्रल बैंक के माध्यम से, क्योंकि देश में सेंट्रल बैंक की प्रायोरिटी होती है। HDFC और ICICI भाग जाएंगे। समझ में आई बात? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज कंट्री सपोज मान लीजिए कंट्री ए एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $100 मिलियन टू कंट्री बी। मान लेते हैं कोई कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट किया, किसको? माल बेचा $100 का कंट्री बी को, और कंट्री बी ने एक्सपोर्ट किया कंट्री ए को $70 मिलियन का। समझ में आई बात? अब बताइए, तो कंट्री ए ने ज्यादा बेचा कंट्री बी को, कंट्री बी ने कम बेचा, तो यहां पर 100 में से 70 30 मिलियन, तो यहां पर कंट्री बी जो है ए को $30 बाद में दे दे, $30 मिलियन बाद में दे दे। मतलब सेंट्रल बैंक जो है कंट्री बी की, वो कंट्री ए के सेंट्रल बैंक के खाते में पैसा लास्ट में भेज दे। इसका फायदा सर क्या होता है? इसका फायदा बेटा साल भर व्यापार करने के लिए हमें जो डॉलर वगैरह देना पड़ता है वो बच जाएगा, वो हमारे यहाँ पड़ा रहेगा। लास्ट में बैलेंस मिलाएंगे, हमारा ज्यादा हुआ तो हम ले लेंगे, आपका ज्यादा हुआ तो आप ले लीजिए। क्लियर? ठीक है सर। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। बोर नहीं होना है, पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ोगे नहीं तो चलेगा नहीं काम। हमारा काम क्या, हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड बेटा जो एक्सचेंज कंट्रोल पर धीरे धीरे असर करता है, एक साथ असर नहीं करता। पहला आता बैंक रेट पॉलिसी। क्या आता बेटा? बैंक रेट पॉलिसी। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो हमारे भारत में जो RBI है यही मेन है, रुपए पैसे को लेकर के, फॉरेन करेंसी को लेकर के। समझ में आई बात? RBI ने क्या किया, हमारे भारत में रेट बढ़ा दिया। किसका रेट बढ़ा दिया? बैंक का रेट बढ़ा दिया, मतलब ब्याज का रेट बढ़ा दिया। मतलब हमारे भारत में RBI जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है, पता है ये बात आपको? लोन देने का जो रेट है बेटा उसको बढ़ा दिया, जिससे कमर्शियल बैंक को जो लोन मिला वो महंगा मिला, क्योंकि कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ा RBI को। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। अब जो फॉरेन के इन्वेस्टर बैठे हैं वो ताक में है, अरे यार इंडिया में रेट इंटरेस्ट ज्यादा हो गया क्योंकि RBI ने ज्यादा रेट दिया, अब कमर्शियल बैंक का लोन भी महंगा है। तो जब लोन महंगा है तो कोई यहाँ पैसा जमा भी करेगा तो उसको भी तो ये इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। मान लो RBI ने ज्यादा इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया, तो कमर्शियल बैंक कल को पब्लिक को लोन देंगे तो महंगे ब्याज पे देंगे, क्योंकि वहां खुद ही शुरू से ही महंगा पाई है। अब तो जब पब्लिक के पैसे जमा करेंगे तो उनको भी, पब्लिक को भी तो ब्याज महंगा देंगे। ये समझ में आई बात? तो अब क्या होगा, फॉरेन के जो लोग हैं वो इस ताक में है कि यार हमारे देश में तो 3% ब्याज मिल रहा है, इंडिया में तो कमर्शियल बैंक 8% या 9% ब्याज देने को तैयार है, लाओ हम यही पैसा जमा कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, हमारे भारत में बैंक रेट पॉलिसी ला करके RBI एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। अगर भारत में फॉरेन करेंसी नहीं है तो RBI क्या करती है, एक्सचेंज रेट को, मतलब सॉरी बैंक रेट को बढ़ा देती है, जिससे बाहर के लोग पैसा जमा करना चालू करते हैं इंडिया में, कि इंडिया के बैंक में पैसा डालो यार, यहाँ रेट ज्यादा है ब्याज का, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा बेटा, हमारे देश में एक्सचेंज रेट मेंटेन रहेगा, फॉरेन करेंसी भी आएगी। तो एक तरीका ये हो गया RBI के द्वारा बैंक रेट बढ़ा करके, बैंक रेट की पॉलिसी को सही करके देश के अंदर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जाए। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बैंक रेट्स पॉलिसी, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो जाता है इसमें। बैंक रेट पॉलिसी इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंज और कंट्रोल इन विच द सेंट्रल बैंक चेंजेस द बैंक रेट टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या है, बैंक रेट पॉलिसी एक ऐसा मेथड बेटा जिसमें एक्सचेंज कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। कैसे? देश के अंदर इंटरेस्ट रेट को फ्लैक्चुएट करके। इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलता है RBI से, फिर कमर्शियल बैंक भी महंगे इंटरेस्ट पर लोन देती हैं और पब्लिक को इंटरेस्ट देती हैं, जब पब्लिक पैसा वहां जमा करती है। तो इसको देख करके फॉरेन के भी लोग पैसा जमा करते हैं कमर्शियल बैंक में कि यार इतना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल होता है, हमारे देश में कमी होती है फॉरेन रिजर्व की, तो और आ जाता है। ठीक है। बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीज द बैंक रेट
इट अफेक्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बेटा अगर हमारे भारत में आरबीआई बैंक रेट को ऊपर नीचे करती तो इससे हमारे भारत में जो कैपिटल आ रहा है बाहर से जो जा रहा उस पर असर पड़ता। तो ये एक तरीका होता है एक्सचेंज को कंट्रोल करने का। आरबीआई डिसाइड करती है कि कब हमें रेट बढ़ाना है, कब हमें रेट घटाना है। जब उसको फॉरेन करेंसी ज्यादा कमानी तो रेट बढ़ा देती है इंटरेस्ट का देश के अंदर, जब कम गिरानी है तो रेट गिरा देती है। लोग बाहर लेके चले जाते हैं, भाई इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, इंडिया में फायदा ही क्या है। समझ में आई बात बेटा? उम्मीद है कि आप क्लास समझ रहे हैं। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना मेहनत कर रहे हैं आप हमारे साथ। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है इसको ही देख लेते हैं बेटा। इसको कहते हैं हिंदी में राजस्व नीति। सर आप हिंदी क्यों बताते हैं? बेटा हिंदी के भी बच्चे थोड़ा बहुत देखते रहते हैं क्लास को, सारे बच्चे हिंदी के ही तो हैं लगभग, इंग्लिश में भले एग्जाम देते हैं। राजस्व नीति क्या होती है? देखो बेटा, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, आरबीआई, याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक बना रही है। अब क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगी इस पॉलिसी में, मान लीजिए टैक्स का रेट बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया, मान लेते कस्टम ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया। ये फिस्कल पॉलिसी में सब आता बेटा। सरकार ने क्या किया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, देश के अंदर का जो पैसा है वो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जाने लगेगा। लोग जो बाहर से माल मंगा रहे हैं फालतू में लग्जरी गुड्स मंगा रहे हैं, नॉन एसेंशियल्स आइटम मंगा रहे हैं जो जरूरी नहीं है, उस पर गवर्नमेंट हैवी टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट कस्टम खूब ले रही है, दबा के ले रही है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। आप 4 लाख कमा रहे हो, गवर्नमेंट करिए 1 लाख हमारा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो बाहर आपकी वजह से, मतलब आपका पैसा टैक्स की वजह से, फिस्कल पॉलिसी की वजह से भारत के पास चला जाएगा, भारत सरकार के पास चला जाएगा, ये मतलब है। फिर क्या होगा, जब आपके पास रुपया ही कम बचेगा क्योंकि सरकार आपसे टैक्स ले रही है, तो आपके इंपोर्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी, बाहर से आप माल मंगा ही नहीं पाएंगे, पैसा ही नहीं ना आपके पास। फिर क्या होगा, इससे आपके देश का जो पैसा वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं, इंपोर्ट कर नहीं पाए। तो जब इंपोर्ट नहीं हुआ तो रुपया बाहर गया ही नहीं, डॉलर बाहर गया ही नहीं या कम गया। तो इससे क्या होगा, देश में एक्सचेंज रेट मेंटेन हो जाएगा, रुपए की वैल्यू बनी रहेगी। तो सरकार फिस्कल पॉलिसी में टैक्स के रेट को बढ़ा करके या घटा करके एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी in exchange control refers to the use of taxation and government expenditure to influence foreign trade and control foreign exchange। क्या रहा है कि फिस्कल पॉलिसी एक्सचेंज कंट्रोल में क्या बताता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे और टैक्स को लेकर के देश के अंदर एक्सचेंज कंट्रोल को कैसे प्रभावित करती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो इंपोर्ट बाहर घटेगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स के रूप में, आप इंपोर्ट नहीं कर पाए, जिससे देश का पैसा बाहर गया ही नहीं। पैसा ही नहीं था तो करोगे कहां से, और गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, पैसा ही पैसा आपके पास, अब आप बाहर से खूब मंगा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करने का एक तरीका है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट कब बढ़ाना कब घटाना। क्लियर? तो एक्सचेंज कंट्रोल इस तरीके से भी होता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है, टाइम लगते हैं ऐसे इसका असर पड़ने में, इकोनॉमी में ये टाइम लगता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा गया। बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस और रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग the government can reduce imports and save foreign currency helping to maintaining balance of payments stability। कह रहा है भैया, गवर्नमेंट जब टैक्स रेट बढ़ा देती है इससे पब्लिक के पास पैसा कम बचता, पब्लिक पैसा खर्च कम कर पाती क्योंकि सारा पैसा तो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला गया। इससे क्या होता बेटा, गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेती कि देश में फालतू इंपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, जिससे देश के अंदर फॉरेन करेंसी बची है, बाहर नहीं जा रही है, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे देश में स्थिर बना हुआ दूसरे देश के साथ, और हमारे देश की इकोनॉमी भी स्थिर है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझें, अगर मान लो बेटा आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आप हमारे छोटे भाई हो, आप फालतू खर्चा करते हो, मैंने कहा मुझे 8,000 रुपया चाहिए, आपने मुझे 8,000 दे दिया, मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, अब आपने 8,000 दे दिया, आपके पास बचा कितना, 2,000, तो अब 2,000 में आप कितना खर्च कर लोगे। इससे क्या होगा, आप बाहर से चीजें खरीद नहीं पाओगे, अब पैसा स्थिर रह गया तो देश की इकोनॉमी संतुलित हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास एक तरीका होता है फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट को बढ़ा या घटा करके पब्लिक के ऊपर कितना खर्चा करना है, इसको मेंटेन करके गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल करती रहती है। समझ में आई बात? अगला आता है ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी भी बनाती रहती है। ट्रेड पॉलिसी क्या होता है ये देख लेते हैं। बस ये इतना ही है जितना है इसमें, उसके बाद एक और हेडिंग है, खत्म। ट्रेड पॉलिसी अंडर एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा, देखो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट आए दिन ये डिसाइड करती है।
इंपोर्ट करोगे तो पैसा बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा बाहर आएगा। इससे भी गवर्नमेंट एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बना कर भी करके भी एक्सचेंज को कंट्रोल करती रहती है। ये फालतू टॉपिक था। आइए देखते हैं। Trade policy under exchange control refers to the government measures such as tariffs, quotas, and export promotion used to regulate import and export in order to control foreign exchange and improve balance of payment। क्या रहा है कि भैया ट्रेड पॉलिसी एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसा उपाय है कि गवर्नमेंट कितना टैरिफ लगाएगी इंपोर्ट पर, कितना कोटा फिक्स करेगी इंपोर्ट पर। कोटा मतलब किस देश से आप कितना खरीद सकते हो। एंड एक्सपोर्ट गवर्नमेंट प्रमोट करती है। गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर नियम बनाती है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे और फॉरेन एक्सचेंज भी मेंटेन रहे, सुधर जाए। तो गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर कितना इंपोर्ट करना है, किस देश से कितना करना है, कितना खर्चा करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के पॉलिसी बनाती है ताकि एक्सचेंज कंट्रोल मैनेज रहे, देश के अंदर पैसा फालतू इनफ्लो आउटफ्लो ना हो। तो ये गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी में आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। अगला आता क्रेडिट पॉलिसी। क्या आता बेटा? क्रेडिट पॉलिसी। सुनो मेरी बात। Credit policy under exchange control refer to the regulations of bank credit by the central bank to restrict import and control foreign exchange outflow by tightening और रिलैक्सिंग लैंडिंग कंडीशंस। कुल मिलाकर के आपने पढ़ा था कि बैंक रेट ना, तो वही कह रहा है कि भैया क्रेडिट पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। जब वही वाला टॉपिक यहाँ कॉपी हो गया क्रेडिट पॉलिसी के रूप में। कुल मिलाकर के आरबीआई को जब लगता है कि देश के अंदर कैपिटल ज़्यादा आना चाहिए बाहर से, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जब आरबीआई को लगता है कि देश के अंदर क्रेडिट मतलब पैसा कम आना चाहिए या हमारे पास बहुत रिजर्व हो गया, तो गवर्नमेंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिरा देती है। तो वही कह रहा है कि आरबीआई अपने क्रेडिट पॉलिसी, उधार देने लेने के जो नियम्स हैं बेटा, उसके रेट को, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके कॉमर्शियल बैंक पर लागू करती, जिससे देश के अंदर कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो उसी हिसाब से होता रहता है। तो ये आरबीआई के पास अपना एक तरीका होता है। फिर कह रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है देखिए, चलिए एक मिनट बेटा थोड़ा सा देख लें, एक चीज चल रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? अब ये यूज नहीं होता, हालांकि पहले होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है बेटा? जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक्सचेंज कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक्सचेंज को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। कैसे तरीका होता है सर? मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे $1 ₹1 के मुकाबले 1 ग्राम सोना माना जाएगा। 1 ग्राम सोना माना जाएगा, हमारे ₹1 के मुकाबले 1 ग्राम सोना माना जाएगा। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, हमारे $1 के मुकाबले, नहीं ऐसा कर लेते हैं, हमारे ₹1 के मुकाबले 2 ग्राम सोना माना जाएगा, गोल्ड माना जाएगा। मतलब 2 ग्राम गोल्ड ₹1 में आ रहा है, इनके हिसाब से मैं मान लेता हूं। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारे $1 के मुकाबले 4 ग्राम सोना माना जाएगा, 4 ग्राम गोल्ड माना जाएगा। हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती थी अपने गोल्ड की वैल्यू अपने रुपए के हिसाब से। ये पहले होता था 50, 60, 100 साल पहले। ये मिंट पैरिटी थ्योरी होती है, आप पढ़े होंगे मनी बैंकिंग में। अब बेटा एक्सचेंज रेट तय हो गया। मतलब अगर आपको अमेरिका से ट्रेड करना है तो आपके ₹1 के मुकाबले कितना ग्राम सोना? 2, और अमेरिका का 4। तो मतलब आपको अगर अमेरिका से व्यापार करना है तो अमेरिका देखो 4 और आपका 2, तो कुल मिलाकर के आपको ₹2 इंडिया का देना पड़ेगा। समझ में आई बात? $1 के मुकाबले कितना रुपया देना पड़ेगा? ₹2। सर कैसे? क्योंकि अमेरिका का 1 के बदले 4 ग्राम है और आपका 1 के बदले 2, तो $1 के मुकाबले अमेरिका को आपको ₹2 इंडिया का देना पड़ेगा। तो ये तरीका होता था पहले डिसाइड करने का। हर देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमें हमारे रुपए, हमारे करेंसी की वैल्यू ₹1 की कितने ग्राम सोने के बराबर है, पहले तय होता था, अब नहीं होता। तो मान लो अमेरिका ने तय किया कि हमारे $1 के मुकाबले 4 ग्राम सोना आएगा, माना जा रहा है, और इंडिया ने तय किया 2 ग्राम। तो अब इंडिया ने कोई व्यापार किया अमेरिका से, तो इंडिया को 1 अमेरिकन डॉलर चुकाने के लिए, मतलब 2 दूना 4, तो $2 देना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? और अगर अमेरिका व्यापार करता, तो अगर मान लेते हैं अमेरिका ने इंडिया से व्यापार किया, तो ₹1 के मतलब $1 का आधा कर लो इसका, क्योंकि इंडिया का 2 ग्राम है ना, तो अमेरिका जो है आधा $1 इंडिया को देगा अगर वो ₹1 के बराबर कोई काम कर रहा है तो। क्योंकि अमेरिका की वैल्यू मजबूत है। अमेरिका ने $1 के मुकाबले 4 ग्राम तय किया और इंडिया ने 2 ग्राम तय किया। सर क्या अपने मन से तय करते थे बेटा? वैल्यू तब भी चलती थी, खैर पुरानी बात है, अब नहीं यूज होता है, थ्योरी में पढ़ा दे रहे हैं। तो बच्चों अभी रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक्सचेंज कंट्रोल पढ़ाएंगे इंडिया में।
इंडिया में कैसे करते हैं, वो बहुत छोटा टॉपिक है, बट पहले आप पढ़ लो। देखो आप मेनली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसका स्क्रीनशॉट, इसका, और फिर जो हमने पढ़ा है उसको सुन करके इसमें लिख देना, ये आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अब आता है सर, इंडिया में एक्सचेंज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल किया कैसे जाता है। अभी तो सर आप किसका बता रहे थे भैया, सबका बता रहे थे, अब इंडिया में कैसे किया जाता है। देखो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब आप जानते हो कि इंडिया में जो एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर के नियम है, ये तो फालतू की चीज है, मैंने बार बार बताया, वो आरबीआई तय करती है या सेंट्रल बैंक तय करती, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, मतलब हमारे भारत सरकार या फिर आरबीआई तय करती है। तो ये आपको पता है कि सर एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए जितने भी फॉरेन से ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, उसको मैनेज करने के लिए, इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए, रुपए की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए सारा का सारा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ये मीनिंग आपको समझ में आ गई, अब आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं आसानी से। हमारे भारत में इसको लेके कानून बना, एक्ट बना है, कानून। पहले फेरा एक्ट हुआ करता था, पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था बेटा, फेरा। अब फेरा एक्ट हटा दिया गया। फेरा एक्ट बेटा बहुत कठिन हुआ करता था, फेरा एक्ट बहुत अच्छा नहीं था, जिसको हटा करके बेटा हमारे भारत में फेमा लाया गया। फेमा कहाँ है, ये फेमा 1999 में लाया गया, उसके पहले फेरा हुआ करता था। तो हमारे भारत में एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए फेमा एक्ट लाया गया। समझ में आई बात, अरे क्या लिख रहे हैं यार जल्दी में, फेमा एक्ट लाया गया। सर फेमा एक्ट हमारे भारत में एक्सचेंज कंट्रोल करने का सबसे बड़ा लॉ है, तो ये आपको पता है सर। पहला टॉपिक तो आप एग्जाम में खूब लिखिएगा कि एक्सचेंज कंट्रोल हमारे भारत में करती है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा सर हमारे भारत में लॉ है फेमा, खूब बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आता है सर अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में एक्सचेंज कंट्रोल करने को लेके कौन कौन से अथॉरिटीज हैं। पहला तो आरबीआई, आप भूलना नहीं, आरबीआई हमारे भारत में पहला है जो कंट्रोल करती है। उसके बाद बेटा आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। उसके बाद आती है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डीओई, ये भी बेटा हमारे भारत में है। तो आप एरो बना बना करके आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टरेट, आप ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं कि इसका क्या काम है। तो आरबीआई पैसे को मॉनिटर करती, कितना पैसा करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती कि भैया अगर आप गाइडलाइन देती कि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करें तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बेटा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या करती, जांच करती है कि क्या किसी ने फेमा के नियम का उल्लंघन तो देश में नहीं किया है, क्योंकि फेमा तो हमारा कानून है ना एक्सचेंज कंट्रोल करने का। अगर कोई करेगा उल्लंघन तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई देश हो, सॉरी चाहे कोई इंसान हो, चाहे कंपनी हो। तो ये सारे नियम आप पढ़ लीजिएगा। अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कौन कौन से लोग मैनेज करते हैं फेमा, मतलब फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज को। फिर आता है हाउ एक्सचेंज कंट्रोल इज डन इन इंडिया। भारत में एक्सचेंज कंट्रोल कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो भैया आरबीआई जो है सारा कुछ कंट्रोल करती है, पेमेंट, इन्वेस्टिगेशन, नियम कानून, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बेटा करेंसी कंट्रोल करने का भी काम हमारे यहाँ आरबीआई ही करती है। कितना करंट अकाउंट में आ रहा है, कितना कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, ये भी सारा काम आरबीआई करती है। करंट अकाउंट क्या होता है बेटा, साल भर में हम जितना सर्विसेज, ट्रेड, ट्रेवल, गिफ्ट एटसेट्रा बाहर लेके जाते हैं, आते हैं आरबीआई के अप्रूवल से, ये करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब बाहर में बेटा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, विदेशों में शेयर खरीद रहे हैं, लोन खरीद रहे हैं, इसके लिए भी आरबीआई से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये सारा का सारा हमारे देश में एक्सचेंज कंट्रोल का काम मेनली आरबीआई का ही है। तो आप बच्चों बताओ हमारे देश में आरबीआई ऐसे कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे देश में ये अथॉरिटीज़ हैं, ये जो आरबीआई एक्सचेंज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज कंट्रोल के लिए फेमा लॉ बनाया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज कंट्रोल की मीनिंग ये है देश के अंदर। और फिर हमने बताया आपको शुरू से कि एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल की मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हमने आपको, ऑब्जेक्टिव बता दिया एक्सचेंज कंट्रोल का, हमने आपको एक्सचेंज कंट्रोल कैसे करते हैं टेक्निक्स बता दिया अच्छे से। फिर हमने बेटा आपको बताया डायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई। फिर हमने बताया भारत में कैसे करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल, इंडिया में क्या रूल है, ये हमने बता दिया। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से लिख लें, अगर कोई डाउट आए तो पूछें। क्लास लंबी थी मुझे पता है, क्योंकि एक बार में कंप्लीट करना आसान नहीं होता। ठीक है बेटा, थैंक यू। और इसके लिए मेहनत के लिए तो सर को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लो यार।